छत्तीसगढ़ यूथ कांग्रेस का चुनाव इस बार संगठनात्मक लोकतंत्र से ज्यादा पैसों की ताकत को लेकर चर्चा में है। कागजों पर यह प्रक्रिया किसी भी युवा कार्यकर्ता को संगठन के शीर्ष तक पहुंचाने का अवसर देती है, लेकिन जमीनी हकीकत इससे बिल्कुल अलग तस्वीर पेश करती है। संगठन के भीतर यह चर्चा है कि प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव लड़ने के लिए 5 से 7 करोड़ रुपए तक खर्च करने पड़ सकते हैं। यदि यह आकलन सही है तो सवाल उठना स्वाभाविक है कि क्या एक सामान्य कार्यकर्ता जिसने वर्षों तक पार्टी के लिए संघर्ष किया है, कभी अपने दम पर प्रदेश अध्यक्ष बनने का सपना देख सकता है, या फिर यह चुनाव अब केवल उन्हीं लोगों के लिए रह गया है जिनके पास अथाह पैसा है या जिन्हें किसी बड़े राजनीतिक गुट का संरक्षण हासिल है। जरूरी बात में आपका स्वागत है। मैं प्रफुल्ल ठाकुर हूं और आप देख रहे हैं सीजी खबर। छत्तीसगढ़ में इन दिनों यूथ कांग्रेस के संगठनात्मक चुनाव की प्रक्रिया चल रही है। इसी चुनाव के माध्यम से ब्लॉक, विधानसभा, जिला और प्रदेश स्तर के पदाधिकारियों का चयन किया जाएगा। नामांकन की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है और जल्द ही अंतिम उम्मीदवारों की सूची जारी होने के बाद सदस्यता और मतदान का दौर शुरू होगा। यूथ कांग्रेस के चुनाव का सबसे महत्वपूर्ण आधार सदस्यता है। जिस उम्मीदवार के पक्ष में जितने अधिक वैध सदस्य होंगे, उसकी जीत की संभावना उतनी ही मजबूत होगी। यही वजह है कि पूरा चुनाव सदस्य बनाने की प्रतिस्पर्धा पर टिक जाता है और यहीं से चुनाव का खर्च करोड़ों में पहुंचने लगता है। पहली नजर में सदस्यता शुल्क कोई बड़ा मुद्दा नहीं लगता, लेकिन असली खेल यहीं से शुरू होता है। इस बार प्रत्येक सदस्य के लिए 75 रुपए शुल्क निर्धारित किया गया है। पिछली बार 2022 के चुनाव में यह शुल्क 50 रुपए था। सामान्य तौर पर यह माना जा सकता है कि जो युवा सदस्य बनना चाहता है वह अपनी जेब से 75 रुपए जमा कर देगा, लेकिन चुनाव की वास्तविकता इससे बिल्कुल अलग बताई जाती है। दरअसल अधिक से अधिक सदस्य बनाने की जरूरत प्रदेश अध्यक्ष पद के दावेदारों को होती है। इसके लिए ब्लॉक, विधानसभा और जिला स्तर पर उनके समर्थकों का चुनाव लड़ना भी जरूरी होता है, क्योंकि वही अपने क्षेत्रों में सदस्य बनाएंगे और प्रदेश अध्यक्ष के पक्ष में माहौल तैयार करेंगे। ऐसे में सदस्यता शुल्क का भार आमतौर पर कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों पर नहीं, बल्कि प्रदेश अध्यक्ष पद के दावेदारों पर आ जाता है। संगठन के विभिन्न स्तरों पर चुनाव लड़ रहे समर्थक अपनी जेब से हजारों लाखों रुपए खर्च करने की स्थिति में नहीं होते, इसलिए सदस्यता शुल्क का बड़ा हिस्सा अध्यक्ष पद के उम्मीदवार या उनके समर्थक राजनीतिक गुट वहन करते हैं। 2022 के चुनाव के आंकड़े इस खर्च का अंदाजा लगाने के लिए काफी हैं। उस समय 17 लाख से अधिक सदस्य बनाए गए थे। यदि प्रति सदस्य 50 रुपए के हिसाब से देखें तो केवल सदस्यता शुल्क के रूप में लगभग 8 करोड़ 50 लाख रुपए जमा हुए। बाद में जांच के दौरान 10 लाख से अधिक सदस्यताएं अमान्य घोषित कर दी गईं और केवल 7,16,748 सदस्य ही वैध मतदाता माने गए। यानी करोड़ों रुपए उन सदस्यताओं पर भी खर्च हुए जो आखिरकार वोट में तब्दील ही नहीं हो सकी। इस बार सदस्यता का लक्ष्य और बड़ा रखा गया है। करीब 20 लाख सदस्य बनाने की तैयारी बताई जा रही है। यदि प्रति सदस्य 75 रुपए शुल्क के हिसाब से गणना करें तो केवल सदस्यता शुल्क ही लगभग 15 करोड़ रुपए तक पहुंच जाता है। यह रकम किसी एक उम्मीदवार द्वारा नहीं, बल्कि अध्यक्ष पद के प्रमुख दावेदारों के बीच खर्च की जाती है। मौजूदा राजनीतिक परिस्थितियों में माना जा रहा है कि प्रदेश अध्यक्ष पद के लिए मुख्य मुकाबला पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और विधायक देवेंद्र यादव के समर्थक खेमों के बीच हो सकता है। हालांकि अन्य गुटों के उम्मीदवार भी मैदान में रहेंगे, लेकिन कुल मिलाकर 4 से 5 ही प्रमुख दावेदार होंगे। यदि केवल सदस्यता शुल्क की कुल राशि को इन्हीं उम्मीदवारों के बीच विभाजित किया जाए तो प्रति उम्मीदवार लगभग 3 से 3.5 करोड़ रुपए का खर्च बैठता है। लेकिन चुनाव का खर्च केवल सदस्यता शुल्क तक सीमित नहीं रहता। प्रदेश भर में लगातार दौरे, प्रचार प्रसार, कार्यकर्ताओं के साथ बैठकें, आवागमन, चुनाव प्रबंधन और समर्थकों की आवभगत जैसे कई मद ऐसे हैं जिन पर अतिरिक्त करोड़ों रुपए खर्च होते हैं। संगठन के भीतर यह आकलन लगाया जा रहा है कि प्रदेश अध्यक्ष पद के 2 या 3 प्रमुख दावेदारों का कुल चुनावी खर्च 5 से 7 करोड़ रुपए तक पहुंच सकता है।
यही वह बिंदु है जहां सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है। यदि चुनाव लड़ने के लिए करोड़ों रुपए की जरूरत होगी तो क्या कोई सामान्य एनएसयूआई या यूथ कांग्रेस कार्यकर्ता जिसने वर्षों तक संगठन के लिए काम किया है कभी प्रदेश अध्यक्ष बनने की हिम्मत जुटा पाएगा? वास्तविकता यह है कि संसाधनों के अभाव में अधिकांश कार्यकर्ता चुनावी दौड़ में उतरने से पहले ही बाहर हो जाते हैं। दूसरी ओर जिनके पास आर्थिक संसाधन हैं या जिन्हें किसी प्रभावशाली राजनीतिक गुट का समर्थन प्राप्त है, उनके लिए रास्ता अपेक्षाकृत आसान हो जाता है। कई बार सामाजिक राजनीतिक समीकरणों के आधार पर किसी मध्यम वर्गीय चेहरे को भी आगे बढ़ाया जा सकता है, लेकिन उसके पीछे भी किसी बड़े नेता या गुट का आर्थिक सहयोग होता है। जिस कार्यकर्ता के पास न पैसा है और न किसी बड़े नेता का सहारा, वह चाहे कितना भी काबिल और मेहनती क्यों ना हो, उसकी भूमिका अक्सर नारे लगाने, जुलूसों में भीड़ जुटाने और नेताओं के स्वागत सत्कार तक सीमित रह जाती है। वही कार्यकर्ता सालों तक पार्टी के लिए पसीना बहाता है, लेकिन जब संगठन में पद बांटने की बारी आती है तो पैसे और पहुंच वाले चेहरे आगे निकल जाते हैं। बाद में यही लोग विधानसभा और लोकसभा के टिकटों की दौड़ में शामिल हो जाते हैं और सत्ता के बड़े पदों तक पहुंच जाते हैं, जबकि जमीनी स्तर पर काम करने वाला कार्यकर्ता वहीं का वहीं रह जाता है। इस व्यवस्था का समर्थन करने वाले भी कम नहीं हैं। उनका तर्क है कि बिना संसाधनों के इतने बड़े स्तर पर सदस्यता अभियान चलाना, पूरे प्रदेश में प्रचार करना और हजारों कार्यकर्ताओं को सक्रिय रखना संभव नहीं है। उनके अनुसार जो व्यक्ति संगठन के लिए संसाधन जुटा सकता है, वही भविष्य में पार्टी के लिए भी उपयोगी साबित होगा। इस तर्क में कुछ व्यवहारिकता जरूर दिखाई देती है, लेकिन समस्या तब पैदा होती है जब आर्थिक क्षमता ही नेतृत्व की सबसे बड़ी योग्यता बन जाती है। तब यह नहीं देखा जाता कि कौन बेहतर संगठन चला सकता है, कौन कार्यकर्ताओं के बीच सबसे अधिक स्वीकार्य है या किसके पास बेहतर राजनीतिक दृष्टि है। तब केवल यह देखा जाता है कि किसकी जेब सबसे ज्यादा भारी है। यहीं से एक और बड़ा सवाल खड़ा होता है कि राजनीति आखिर क्या समाज सेवा का माध्यम या फिर एक तरह का निवेश? जो युवा करोड़ों रुपए खर्च करके किसी संगठन का पद हासिल करता है, वह स्वाभाविक रूप से इसे केवल सेवा का अवसर नहीं बल्कि एक निवेश की तरह देख सकता है, जिससे आगे चलकर उसे राजनीतिक लाभ मिलना चाहिए। वह लाभ टिकट के रूप में हो सकता है, सत्ता के प्रभाव के रूप में हो सकता है या किसी अन्य राजनीतिक अवसर के रूप में। एक समय था जब युवा समाज बदलने की सोच लेकर राजनीति में आता था। अब राजनीति में प्रवेश करने से पहले ही युवाओं के सामने पहला सवाल यह होता है कि कितना खर्च करना पड़ेगा और बदले में क्या मिलेगा। यह सोच अचानक पैदा नहीं हुई है, बल्कि उसी राजनीतिक संस्कृति का विस्तार है जिसमें चुनाव लगातार महंगे होते गए और खर्च की भरपाई सत्ता के जरिए तलाशने की प्रवृत्ति मजबूत होती गई। इस पूरे परिदृश्य को यदि वास्तविक चुनावों से जोड़कर देखें तो तस्वीर और भी गंभीर दिखाई देती है। भारत निर्वाचन आयोग विधानसभा चुनाव में एक उम्मीदवार के लिए अधिकतम 40 लाख रुपए और लोकसभा चुनाव में 95 लाख रुपए तक खर्च करने की सीमा तय करता है। इस सीमा का उद्देश्य यही है कि केवल पैसे के दम पर चुनाव प्रभावित ना हो और सभी उम्मीदवारों को बराबरी का अवसर मिले। लेकिन विडंबना यह है कि एक युवा संगठन के प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव लड़ने के लिए उससे कई गुना अधिक खर्च होने की चर्चा है। इस चर्चा का कोई हिसाब चुनाव आयोग को नहीं देना पड़ता, क्योंकि यह राजनीतिक दल का आंतरिक चुनाव होता है और इस पर वैसे निगरानी नहीं होती जैसे सार्वजनिक चुनावों पर होती है। यही कारण है कि इस तरह का अनियंत्रित खर्च लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए अलग तरह की चुनौती बन जाता है। यूथ कांग्रेस के इस चुनाव में ब्लॉक कमेटी के 21, विधानसभा कमेटी के 33, जिला कमेटी के 14, जिला महासचिव कमेटी के 23, प्रदेश अध्यक्ष कमेटी के 16 और प्रदेश महासचिव कमेटी के 53 पदाधिकारियों का चयन होना है। हालांकि संगठन के अन्य पदों पर चुनाव लड़ने का खर्च अपेक्षाकृत कम माना जाता है। अनुमान है कि प्रदेश महासचिव जैसे पद का चुनाव 5 से 10 लाख रुपए के भीतर लड़ा जा सकता है, जबकि ब्लॉक, विधानसभा और जिला स्तर के कई पद इससे भी कम खर्च में हासिल किए जा सकते हैं। सबसे महंगा और सबसे ज्यादा संसाधन आधारित चुनाव प्रदेश अध्यक्ष का ही माना जाता है। यूथ कांग्रेस का उद्देश्य युवाओं को नेतृत्व देना, संगठन में लोकतांत्रिक संस्कृति को मजबूत करना है। लेकिन यदि किसी चुनाव में जीत की पहली शर्त जनाधार,
संगठन क्षमता और वैचारिक प्रतिबद्धता नहीं बल्कि करोड़ों रुपए खर्च करने की ताकत बन जाए तो यह लोकतंत्र की आत्मा पर सवाल खड़े करता है। यदि यही प्रवृत्ति जारी रही तो आने वाले समय में ईमानदार, मेहनती और योग्य युवाओं का राजनीति से मोह भंग होना तय है। उन्हें साफ दिखाई देगा कि यहाँ विचार, संघर्ष और संगठन से अधिक कीमत पैसे और राजनीतिक संरक्षण की है। तब राजनीति में वही लोग बचेंगे जिनके पास धन बल होगा, प्रभावशाली गुटों का समर्थन होगा या बड़े नेताओं की कृपा होगी। यह केवल यूथ कांग्रेस का प्रश्न नहीं है बल्कि उस पूरी राजनीतिक व्यवस्था का आईना है जहां नेतृत्व का रास्ता योग्यता से नहीं बल्कि संसाधनों से तय होने लगा है। जब तक यह गणित नहीं बदलेगा, चेहरे बदलते रहेंगे, संगठन बदलते रहेंगे, लेकिन जिस आम कार्यकर्ता के कंधों पर पूरी राजनीति खड़ी है वह शायद हमेशा दरी बिछाने, भीड़ जुटाने और नारे लगाने तक ही सीमित रह जाएगा। खर्चीले चुनावों को लेकर आपका क्या सोचना है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। खबरों को लाइक और शेयर भी कीजिएगा। जरूरी बात में फिर किसी बात पर होगी बात। नमस्कार।